हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कुछ चीज़ों की, ठीक है, जैसे कि फाइंडिंग HTML ऑब्जेक्ट्स. सो द फर्स्ट HTML DOM लेवल 1 1998 defines 11 HTML objects, object collections and properties. These are still valid in HTML5. Later in HTML DOM level 3, more objects, collections and properties were added. So जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स, ठीक है, ये डेप्रिकेट हो चुका है, डू नॉट यूज़ इट. तो ये आपका लेवल 1 में आया था, ठीक है. डॉक्यूमेंट डॉट एप्लेट्स डेप्रिकेटेड, डू नॉट यूज़ इट, अगेन ये भी लेवल 1 में इंट्रोड्यूस हुआ था. डॉक्यूमेंट डॉट बेस डॉट यू आर आई रिटर्न द एब्सोल्यूट बेस यू आर आई ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये लेवल 3 में आया. डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ये आपकी बॉडी एलिमेंट को रिटर्न करता है, ये 1 का पार्ट है, यानी कि जो सबसे पहले हमारे 1998 में 11 ऑब्जेक्ट्स बने थे, कलेक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़. डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ये भी आपका 1 का पार्ट है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स की कुकीज़ को रिटर्न करता है. डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप, ये लेवल 3 का पार्ट है. डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, जो कि आपका ये लेवल 3 का पार्ट है अगेन. तो हमारे लेवल एंड, ठीक है, डोम का लेवल 1, लेवल 3, लेवल 2, इस तरह से. तो इस तरह के से बहुत सारे नंबर ऑफ हमारे पास ऑप्शंस हैं जो अलग अलग लेवल में हमारे फंक्शनल हुए जाके, ठीक है. तो 1 के बाद 2 नहीं था इन बिटवीन, सीधे हमारा नंबर 3 इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसलिए आपको यहाँ पर और कोई नहीं मिलेगा देखने के लिए. चलिए, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नंबर 4, डोम एलिमेंट्स. So finding HTML elements, often with JavaScript you want to manipulate HTML elements. To do so you have to find the elements first. So there are several ways to do this. Finding HTML elements by ID, जो कि हम लोगों ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है. Finding HTML elements by tag name. Finding HTML elements by class name. Finding HTML elements by CSS selector, जिसको बोलते हैं get elements by class name, ठीक है. और फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय HTML ऑब्जेक्ट कलेक्शंस. सो फाइंडिंग HTML एलिमेंट बाय ID, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे. द इजीएस्ट वे टू फाइंड एन HTML एलिमेंट इन द डोम इज बाय यूजिंग द एलिमेंट ID. दिस एग्जांपल फाइंड्स द एलिमेंट विद ID इंट्रो. सो कांस्टेंट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इंट्रो. आप इसकी हेल्प से इस इंट्रो एलिमेंट को फाइंड कर पाएंगे. सो रन करेंगे एग्जांपल को, और यहाँ पर हम देखेंगे दिस एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट द गेट एलिमेंट्स बाय ID मेथड. द टेक्स्ट फ्रॉम द इंट्रो पैराग्राफ इज फाइंडिंग HTML एलिमेंट बाय ID. तो ये कैसे हमें दिखा रहा है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग लिखते हैं ना डॉट इनर HTML, हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस बार क्या, द टेक्स्ट फ्रॉम द इंट्रो पैराग्राफ इज एलिमेंट क्या है, इंट्रो. इसके अंदर क्या लिखा है, फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय ID. तो हमने लिखा एलिमेंट डॉट इनर HTML. तो इस बार ये मुझे अंदर ना डालने की जगह उसमें क्या लिखा है वो रिटर्न करेगा. क्या लिखा रहा है, फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय ID. तो हम डाल भी सकते हैं, और अगर एलिमेंट्स डॉट अगर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, एलिमेंट का नेम, तो हमें वो भी रिटर्न आ जाएगा कि क्या लिखा है उसके अंदर. तो हम लिखा एलिमेंट डॉट इनर HTML. So if the element is found, the method will return the element as an object in element. If the element is not found, element will contain null. तो यानी कि आपको null रिटर्न आता है उस केस में, अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता जिस नाम से आपने उसको फाइंड आउट किया. नेक्स्ट है फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय टैग नेम. तो यहाँ पर क्या है, दिस एग्जाम्पल्स फाइंड ऑल P एलिमेंट्स. सो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम. टैग का नेम आपने इन्वर्टेड कोड में डाल देना है, पैराग्राफ है, हेडिंग, व्हाटएवर जो भी है. तो द टेक्स्ट इज फर्स्ट पैराग्राफ इंडेक्स 0 इज फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय टैग नेम. कोड पर नज़र डालेंगे. हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं, बट हम यहाँ पर जो निकाल रहे हैं वो पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं. तो ये भी पोजीशन पे चलता है, जो फर्स्ट होगा वो 0 होगा, सेकंड 1 होगा, इस तरह से, ठीक है. इसी तरह से थर्ड ऑप्शन है हमारे पास. बिफोर दैट देखिए, दिस एग्जांपल फाइंड्स द एलिमेंट विद ID मेन एंड देन फाइंड्स ऑल P एलिमेंट्स इनसाइड मेन. सो हमने यहाँ पर लिखा कांस्टेंट x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मेन
एंड फिर क्या लिख रहे हैं, y इक्वल टू एक्स डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम p। रन करेंगे और कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पैराग्राफ की आईडी क्या है, डेमो। तो हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी टैग नेम हमारा p। फिर हम लोग लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इन HTML। आई थिंक मेरी फाइल गलत मैच हुई है क्या, एक सेकेंड चेक करना पड़ेगा। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, हाँ फाइल नेम हमारी गलत अटैच हो गई है। चलिए करेक्ट फाइल ढूंढ के निकालते हैं, फिर इसको देखेंगे। तो फाइल का नेम क्या है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम 2। कॉपी करेंगे और यहाँ पर यार रीओपन कर लेते हैं उसी को, एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल F, और ये देखिए यहाँ पर मेरे पास फाइल है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, इसको हम लोग रन कर लेंगे। ये देखिए आगे हमारा वही वाला एग्जाम्पल। चलिए तो पहले जरा इसकी बात नजर डालेंगे फिर से। तो यहाँ पर हमारे पास देखो कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक आईडी है मेन, और अगर उसके अंदर हमारे पास पैराग्राफ है तो वो हमें रिटर्न आने चाहिए। तो चलिए हमारे पास एक डिव आईडी है मेन और उसके अंदर 2 पैराग्राफ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन, फिर मैं लिखा y इक्वल टू एक्स डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो हम लोग y के अंदर पहले एलिमेंट को 0 को ढूंढ के निकाल रहे हैं कि उसका इनर HTML क्या है। तो क्या लिखा है, फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और यही आपको यहाँ पर रिटर्न आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। सो इफ यू वांट टू फाइंड ऑल HTML एलिमेंट्स विद द सेम क्लास नेम, यूज गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। So this example returns a list of all elements with class equal to intro। हम यहाँ लिख रहे हैं x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम इंट्रो। रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल यू। यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट है जिनकी क्लास क्या है, इंट्रो है। हमने यहाँ पर लिखा भी हमें पहले वाले की चेक करनी, उसके अंदर क्या डेटा है। हमने लिखा x0 डॉट इनर HTML, क्या रिटर्न आया, सही ये क्लास उस क्लास से अलग है ना, ये क्लास उस क्लास से अलग है जो हमने HTML पढ़ा था। वही है जो CSS में क्लास लिखते हो, जो CSS में क्लास लिखते हो वही सेम क्लास। कहाँ पर डालते हैं डॉट, वो डिफाइन करते हुए डालते हैं ना ऊपर। बट जब लोग यहाँ पर एलिमेंट के फॉर्म में बात करें तो ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया क्लास। तो आपने बस यहाँ पर इस तरह से यूज करना है इसको। नेक्स्ट फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय CSS सेलेक्टर। तो इसमें आपका क्वेरी सेलेक्टर आता है। इफ यू वांट टू फाइंड ऑल HTML एलिमेंट्स दैट मैच अ स्पेसिफाइड CSS सेलेक्टर, मे बी ID, क्लास नेम, टाइप, एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स एटसेट्रा, so use the query selector all method. This example returns a list of all p elements with class intro। हम यहाँ लिखेंगे document dot query selector all p dot intro, यानी कि पैराग्राफ में अगर कहीं पर भी इंट्रो क्लास लगी हुई है सब ढूंढ के निकालो, ठीक है। तो अगेन हम लोग यहाँ जाएंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे क्वेरी सेलेक्टर ऑल पी इंट्रो, तो 2 पर है, हम पहले वाले को निकाल लें। अगर मैं लिख दूंगा ओनली x तो मुझे सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं लिख रहा हूँ x0 तो यानी मुझे सिर्फ फर्स्ट वाला ही रिटर्न आएगा उस केस में। बात करेंगे फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय HTML ऑब्जेक्ट कलेक्शन। So this example finds the form element with ID form1 in the form collection and display all element value. So constant x equal to document dot forms, form का नेम है form1। हम लिख रहे हैं यहाँ पर let x text equal to blank, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और हम लोग उस टेक्स्ट वेरिएबल में डेटा असाइन कर रहे हैं। भाई क्या, i इक्वल टू 0, i की जो i जो लेस देन रहेगा x की लेंथ से कम रहेगा, और प्लस प्लस हमने लिखा i वाला जो वेरिएबल हमने x एलिमेंट में कॉल कराया, और जब आप इसका आउटपुट यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमें रिटर्न आएगा,
तो जैसे हमारे पास एक फील्ड है फर्स्ट नेम और एक फील्ड क्या है लास्ट नेम, दोनों में वैल्यू कुछ डला हुआ है डोनाल्ड डक। मुझे इन तीनों फील्ड की वैल्यू पता करनी, इसकी वैल्यू है डोनाल्ड, इसकी है डक, इसकी वैल्यू क्या है सबमिट। तो तीनों का डेटा रिटर्न आ रहा है नीचे। अब मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ जैसे कि सचिन कुमार। मैं यहाँ पर अगर डिफ़ॉल्ट में लिख के रखूँ तो यहाँ पर सचिन कुमार सबमिट लिखा आएगा। फिलहाल आप यहाँ पर जाके देखिए तो हमने वैल्यू क्या लिखा है डोनाल्ड, यहाँ क्या लिखा है डक, यहाँ पे क्या लिखा है सबमिट। तो हम लोग आई एलिमेंट की वैल्यू को गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई क्या लूप है, तो तीनों के अंदर से वैल्यू को निकाल के आपको यहाँ पर रिटर्न कर देगा, ठीक है। हमने क्या लिखा हर एक स्टेटमेंट के बाद बी आर, तो वो बी आर लगा के आपको टेक्स्ट के अगेंस्ट उसके डेटा को ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। द फॉलोइंग एचटीएमएल ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट कलेक्शंस आर आल्सो एक्सेसिबल, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट एंकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइंडिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट एंकर, जैसे एचटीएमएल सीएसएस एक्सएमएल नंबर ऑफ एंकर्स आर 3। चेक करेंगे क्या 3 एंकर्स हैं कि नहीं है। तो ये 8 टैग हैं तीनों, ठीक है, बट एचआरईएफ नहीं लगाया इसलिए नॉर्मल आ रहे हैं। नेम क्या है एचटीएमएल सीएसएस एक्सएमएल। हम यहाँ पर जाकर लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स डॉट लेंथ, तो वो तीनों की लेंथ मुझे निकाल के दी थी। उससे कितनी लेंथ है 3, काउंटिंग हो गई। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल में आपका जो भी लिखा होगा वो आपको आ जाएगा डिस्प्लेइंग डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। तो ये बॉडी आपका रिटर्न आ गया, ठीक है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट एलिमेंट, कंट्रोल यू, आईडी क्या है डेमो, हमने लिखा डेमो डॉट इनर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एलिमेंट और इनर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट। तो आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो आपको रिटर्न आएंगे इसके अंदर। तो देखो जो लाइन ऊपर लिखी है सेम लाइन नीचे रिटर्न आ गई हमारी। डॉक्यूमेंट डॉट एम्बेड्स, ठीक है, तो एम्बेड क्या दिखाने पर 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्बेड की जो लेंथ है वो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि एम्बेड टैग ही नहीं यहाँ पर है ना। इसी तरह से फॉर्म की लेंथ कितनी आ रही है 1, क्योंकि एक ही फॉर्म टैग है इसके अंदर। अगर मैं एक और फॉर्म डाल दूंगा तो फॉर्म की लेंथ 2 हो जाएगी इस केस में। इसी तरह से हेड, ठीक है, तो हेड यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्ट एचटीएमएल हेड एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इमेजेस, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इमेज है, एक इमेज ये है और एक इमेज ये है। तो क्या लिखा है नंबर ऑफ इमेजेस 2। लिंक्स, ठीक है, तो 2 लिंक हमारे पास 2 लिंक रिटर्न आ रहे हैं। तो एंकर डॉट लेंथ यहाँ पर अगेन आपका काम कर रहा है, चेक कर सकते हैं। क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल यू प्रेस कीजिएगा, यहाँ पर लेंथ। इसी तरह से आपका क्या है स्क्रिप्ट आउटडेटेड हो चुका, अब यूज़ में नहीं आता है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्क्रिप्ट टैग यूज़ हुए यहाँ पर। तो एक स्क्रिप्ट टैग है तो एक लेंथ आ रही है यहाँ पर, वो क्लोजिंग है नीचे वाला जो है ना। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, इस पेज का टाइटल क्या है अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, तो वो हमें रिटर्न आ रहा है। क्या लिखा हमने डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, इस तरह से। तो ये सब क्या है एचटीएमएल ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके कलेक्शंस। नेक्स्ट नंबर 5 पर आएंगे, डोम एचटीएमएल। तो जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डोम चेंजिंग एचटीएमएल। The HTML DOM allows JavaScript to change the content of HTML elements. So changing HTML content, the easiest way to modify the content of an HTML element is by using the inner HTML property. To change the content of an HTML element, use this syntax. क्या लिखते हैं document dot get element by id, id का name dot inner HTML, और जो भी नया मैसेज हमें लिखना होता है उसके अंदर डिफाइन कर देते हैं। सो दिस एग्जांपल चेंजेस द कंटेंट ऑफ अ पी एलिमेंट। ये हमारा पी है, हेलो वर्ल्ड डिफ़ॉल्ट है, लेकिन जब खुलेगा तो क्या लिखाएगा न्यू टेक्स्ट, ठीक है, चेंज हो गया। हाँ, तो यहाँ पर समझेंगे एग्जांपल एक्सप्लेन किया। द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट अबव कंटेन्स अ पी एलिमेंट विद आईडी P1, है ना। वी यूज द एचटीएमएल डोम टू गेट द एलिमेंट विद आईडी इक्वल टू P1, ठीक है। JavaScript changes the content in HTML of that element to new text, जो हमने यहाँ पर इक्वल टू डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट, दिस एग्जांपल चेंज द कंटेंट ऑफ एन H1 एलिमेंट। इसका आईडी क्या है 01। हमने लिखा न्यू हेडिंग कर दो ओल्ड हेडिंग को, जब आप रन करेंगे तो न्यू हेडिंग हो गया। सो अगेन सेम प्रोसेस जो हमने P में देखा वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को अपडेट कराया जा सकता है। बात करते हैं चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट।
हम एट्रीब्यूट की वैल्यू बदलने की बात कर रहे हैं. सो टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन HTML एट्रीब्यूट यूज दिस सिंटैक्स डॉट एट्रीब्यूट. मतलब डॉट एट्रीब्यूट आपने नहीं लिखना, आपने लिखना एट्रीब्यूट. जैसे SRC एट्रीब्यूट होता है, विड्थ एट्रीब्यूट होता है, हाइट एट्रीब्यूट होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, इस तरह से. तो इन दिस एग्जांपल हम एक इमेज का एट्रीब्यूट अपडेट करके देखेंगे. तो जैसे कि आप यहाँ देखोगे हमारी डिफ़ॉल्ट इमेज क्या है, स्माइली. लेकिन मैंने एट्रीब्यूट क्या SRC जो है लैंडस्केप से बदल दिया. ठीक है, तो रन करेंगे तो देखो लैंडस्केप इमेज आ रही है हमारे यहाँ पर. ठीक है, तो द HTML डॉक्यूमेंट अबव कंटेन एन इमेज एलिमेंट विद ID माई इमेज. ये हमारी इमेज की ID है. हमने माई इमेज डॉट SRC जो डिफ़ॉल्ट है उसको बदल के लैंडस्केप में रिप्लेस कर दिया इस तरह से. बात करेंगे डायनामिक HTML कंटेंट. जावास्क्रिप्ट कैन क्रिएट डायनामिक HTML कंटेंट एज वेल. सो हम यहाँ पर डेट रिटर्न करें, जैसे कि यहाँ पर लिखा है Thursday March 13, 2025 इस तरह से. तो हमें इसको लेटेस्ट डेट पर जैसे चेक करना है तो हम यहाँ जाएंगे और चेक करेंगे. तो आज की डेट में रिटर्न आ रही है इसके अंदर इस तरह से. तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट कैन बी यूज टू राइट डायरेक्टली टू दी HTML आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखा जैसे पैराग्राफ में ब्ला 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 और मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेट. ठीक है, और फिर ब्ला ब्ला ब्ला. तो क्या होगा कि पैराग्राफ पहले ऊपर आएगा, नीचे पैराग्राफ आएगा और इन बिटवीन ये लिखा आएगा. ट्राई करके देखो, है ना. तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जैसे मैंने आपको बताया टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है. इसको कभी भी हम लोग किसी वेबसाइट के लिए यूज़ नहीं करते. कोड जब लिख रहे होते हैं तो टेस्ट करने के लिए ठीक होता है. सो नेवर यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट आफ्टर द डॉक्यूमेंट इज लोडेड, इट विल ओवरराइट द डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो यहाँ तो आपने क्या जो लिख के डाल रखा है वही उसी से आ रहा है डेटा. लेकिन एग्जिस्टिंग डेटा के साथ अगर आप इसको ट्राई करोगे तो वो चला जाएगा, नया आ जाएगा. तो इसलिए कभी भी इसको ट्राई नहीं करते हम लोग. कोड लिखते टाइम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो. बात करेंगे फॉर्म की. जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन. तो तुम्हारे कोर्स में क्या होता है कि फॉर्म वैलिडेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है. जावास्क्रिप्ट में कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन फॉर्म को वैलिडेट करना आना चाहिए कि भाई कोई भी यूज़र कोई ब्लैंक फॉर्म सबमिट ना कर पाए, उसके अंदर मीनिंगफुल डेटा होना चाहिए. सो HTML फॉर्म वैलिडेशन कैन बी डन बाय जावास्क्रिप्ट इफ अ फॉर्म फील्ड यानी कि f name is empty. This function alert a message and return false to prevent the form from being submitted. So हमने यहाँ पर अपना फंक्शन बनाया वैलिडेट फॉर्म. हमने लिखा let x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स. फॉर्म का जो भी नेम होगा, फील्ड का जो भी नेम होगा और उसकी जो वैल्यू है. अगर x ब्लैंक है तो रिटर्न कर दो नेम मस्ट बी फिल्ड आउट और रोक दो रिटर्न फॉल्स. द फंक्शन कैन बी कॉल्ड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा फॉर्म है. फॉर्म का नेम क्या, माई फॉर्म. ऑन सबमिट पर हम रिटर्न वैलिडेट फॉर्म करेंगे. ये हमारा वैलिडेट फॉर्म है और मेथड क्या है, गेट. ठीक है, आप पोस्ट लगाएंगे रियल टाइम में, बट मैं अभी आपको गेट के साथ दिखाऊंगा. इफ़ अगर ये कंडीशन होगी तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम क्या है, एफ नेम. तो एफ नेम आप यहाँ लिखेंगे. ठीक है, एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम हो सकता है, फुल नेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. रन करेंगे. अगर मैं ब्लैंक को सबमिट करने का ट्राई करूँगा, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट. अब मैं यहाँ जाकर उसे अगर लिख देता हूँ तो देखो डेटा सब नंबर वाला आगे बताऊँगा आगे. तो आप देख सकते हो इस फॉर्म के अंदर क्या लिखा रहा है, एफ नेम इक्वल टू अभिषेक. अगर मैं पोस्ट रखता वहाँ पर तो आप ये नहीं देख पाते. तो एफ नेम में डेटा चला गया हमारा इस तरह से. ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट न्यूमेरिक इनपुट, जो आप पूछ रहे हो. सो जावास्क्रिप्ट इज ऑफन यूज टू वैलिडेट न्यूमेरिक इनपुट. हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि भाई जैसे लेट एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID नंबर डॉट वैल्यू. तो हमने यहाँ पे लिखा लेट टेक्स्ट. ठीक है, एक हमने फील्ड बनाया. हमने लिखा इफ इज नॉट अ नंबर x और x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 10. अगर या तो नंबर नहीं है या 1 से कम है या 10 से ज़्यादा है तो इनपुट कर दो. इनपुट को क्या कर लो, नॉट वैलिड. अदरवाइज इनपुट ओके है. तो यहाँ पर मैं बनाया अपना एक इनपुट ID नंबर, बटन हमने बनाया सबमिट. माई फंक्शन को बटन पे ट्रिगर करा दिया हमने. और हम यहाँ से इसको रन करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे सबमिट करेंगे, इनपुट नॉट वैलिड है. मैंने लिखा A तो ये बोलेगा यहाँ पर इनवैलिड इसको. और अगर मैं लिखता हूँ 1 तो ये इसको बोलेगा इनपुट ओके. अगर मैं लिखूँगा 0 लेस देन 1 तो अगेन इनवैलिड हो गया. मैं लिखूँगा यहाँ पर 10
तो अगेन ओके हो जाएगा, मैं लिखूंगा 11 तो ये अगेन इनवैलिड हो जाएगा उस केस में, ठीक है। यस तो इस तरह से आप ये भी बना सकते हो। सर फिर तो ऐसे कंक्लूजन आ जाएगा जिसकी हमें किसका नंबर डालना है, फोन नंबर। हाँ तो आप लोग ये 10 तक वैलिड है। हाँ। तो मतलब 1 2 3 तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस केस में लिख देते हैं नीचे एक डिस्क्लेमर, जैसे यहाँ लिखा है इनपुट नॉट वैलिड, हम यहाँ लिख सकते हैं एंटर नंबर बिटवीन 1 to 10। 1 to 10। हाँ, जैसे हमने ऊपर लिखा है प्लीज इनपुट, तो कन्फ्यूजन क्यों रहेगा, लिखा है ना ऊपर, तो कन्फ्यूजन खत्म हो गया अपने आप। अगर नहीं डालोगे तो यूजर परेशान हो जाए, भाई कहना क्या चाहते हो। चलिए, ऑटोमेटिक HTML फॉर्म वैलिडेशन। HTML form validation can be performed automatically by the browser. If a form field fname is empty, the required attribute prevent this form from being submitted. यानी कि आपने सिर्फ required लिखना है, इतना काम करने से ये रोक देगा इसको। यानी कि आप जैसे सबमिट करने जाओ बोलेगा प्लीज फिल इन दिस फील्ड, लेकिन यहाँ पर क्या, मैंने जैसे खाली ए लिख दिया, उसने ले लिया fname इक्वल टू ए, है ना, मैं नंबर दूंगा नंबर भी ले लेगा वो, तो वो वैलिडेशन भी लगा सकते हैं हम लोग। सो ऑटोमेटिक HTML फॉर्म वैलिडेशन डज नॉट वर्क इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 और अर्लियर, क्योंकि ये हमारा HTML 5 का पार्ट है, तो ब्राउज़र 9 में या उससे नीचे में अगर जाओगे तो काम नहीं करेगा, उससे ऊपर 10 से सपोर्ट इसका स्टार्ट हुआ था। बात करेंगे डेटा वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ ensuring दैट यूजर इनपुट इज क्लीन, करेक्ट एंड यूजफुल। सो टिपिकल वैलिडेशन टास्क आर: has the user filled in all required fields, has the user entered a valid data, has the user entered text in a numeric field. So most often the purpose of data validation is to ensure correct user input, name के against name, email के against email। ये नहीं उसने सब जम्बल अप कर रखा है इधर उधर, ऐसे नहीं। So validation can be defined by many different methods and deployed in many different ways। जैसे कि सर्वर साइड वैलिडेशन इज परफॉर्म्ड बाय अ वेब सर्वर आफ्टर इनपुट हैज बीन सेंड टू द सर्वर। क्लाइंट साइड वैलिडेशन इज परफॉर्म्ड बाय अ वेब ब्राउजर बिफोर इनपुट इज टू सेंड टू अ वेब सर्वर। तो दोनों तरह से हम लोग वैलिडेशन कर सकते हैं, डेटा को सबमिट करके वेब सर्वर पे भी टेस्ट कर सकते हैं और डेटा को हम लोग सबमिट करने से पहले भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप PHP पढ़ते तो आप पढ़ते सर्वर साइड वैलिडेशन, बट आपके कोर्स में सिर्फ जावास्क्रिप्ट है तो आप पढ़ोगे क्लाइंट साइड वैलिडेशन। मतलब क्लाइंट को दिखा के चेक करना। हाँ ठीक है, उसमें भी क्लाइंट को दिखाई देगा, लेकिन डेटा ब्राउजर से सबमिट होने के बाद चेक हो रहा है, क्लाइंट साइड में सबमिट होने से पहले ही चेक हो जाएगा डेटा। चलिए, HTML constraint validation. HTML5 introduced a new HTML validation concept called constraint validation. HTML constraint validation is based on HTML input attributes, CSS pseudo selector and DOM properties and method. So constraint validation HTML input attribute जैसे कि disable, मान लीजिए कि भाई एक फॉर्म है, फॉर्म का बटन हमने डिसेबल कर रखा है until unless जब तक यूजर सभी फील्ड में डेटा ना डाल दे। So specifies that the input element should be disabled, ठीक है। max specify the maximum value of the input element, minimum specifies the minimum value of an input element, pattern specifies the value pattern of an input element, required specifies that the input field requires an element, and type specifies the type of an input element। हमने सब पढ़ रखे हैं, ठीक है। Constraint validation CSS pseudo selector जैसे कि disable, select input elements when the disabled attribute is specified, invalid, select input elements with invalid value, optional, select input elements with no required attributes specified, required, select input elements with the required attribute specified, valid, select input elements with valid values। तो ये हमारे pseudo selectors होते हैं। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे कि nth चाइल्ड, तो हम लोग लिखते हैं कॉलन और nth लिखते हैं, ऐसे ये वैलिडेशन में आपके pseudo selector आते हैं। DOM CSS की बात करते हैं। The HTML DOM allows JavaScript to change the style of HTML elements. So changing HTML style, to change the style of an HTML element use this syntax, जैसे कि जो भी आपका एलिमेंट है, पैराग्राफ है, हेडिंग है, डिव है, व्हाटएवर, स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जैसे बैकग्राउंड कलर इक्वल टू उसका कलर। एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे द फॉलोइंग एग्जाम्पल चेंजेस द स्टाइल ऑफ अ पी एलिमेंट। हमने लिखा PID जो है हेलो वर्ड, हमने लिखा उसका जो कलर है जो ब्लैक होता है डिफ़ॉल्ट, वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर
मैंने गलत फाइल अटैच की हुई है, गलत फाइल लगी हुई है, कोई बात नहीं। तो ये क्या करेगा, अगर आपका पैराग्राफ होगा तो उसका कलर ब्लू कर देगा। यूजिंग इवेंट्स द HTML DOM allows you to execute code when an event occur. So events are generated by the browser when things happen to HTML element. An element is clicked on, the page has loaded, or input fields are changed. In this example, changes the style of the HTML element with ID equal to ID1 when the user clicks a button. So H1 ID equal to ID1, और हम लोग जैसे इसको क्लिक करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाए, यहाँ पर रेड हो जाए ऑन क्लिक पर। तो चलिए चेंज हो गया इस तरह से। सो मोर एग्जाम्पल, जैसे कि विजिबिलिटी, हाउ टू मेक एन एलिमेंट विजिबल, डू यू वांट टू शो द एलिमेंट ऑन और नॉट, तो आप यहाँ से क्लिक करें। जैसे कि हाइड टेक्स्ट हमने क्लिक किया, टेक्स्ट हाइड हो गया, शो पर क्लिक किया, शो हो गया। तो ये कैसे हुआ, जैसे मान लो डिस्प्ले नन, डिस्प्ले ब्लॉक, इस पर क्लिक करें डिस्प्ले नन, इस पर क्लिक करें तो डिस्प्ले ब्लॉक। कोड देख लो, तो यहाँ पर क्या है, हिडन एंड विजिबल। Next, DOM animation. Learn to create HTML animation using JavaScript. To demonstrate how to create HTML animation with JavaScript, we will use a simple web page. ये हमारा वेब पेज है, H1 है my first JavaScript animation, div की ID है animation, my animation will go here, ठीक है। अब इस पर हम लोग एनिमेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर तो क्रिएट एन एनिमेशन कंटेनर, जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। इसका नाम है div ID कंटेनर। इसके अंदर हमने क्या बनाया, एक आईडी बनाई है एनिमेट, माई एनिमेशन विल गो हेयर। अब द कंटेनर एलिमेंट शुड बी क्रिएटेड विद स्टाइल पोजीशन रिलेटिव, द एनिमेशन एलिमेंट शुड बी क्रिएटेड विद स्टाइल पोजीशन एब्सोल्यूट। जब हम लोग एब्सोल्यूट बनाते हैं तो पेरेंट को रिलेटिव रखते हैं हम लोग, तभी उसकी जो पोजीशन होती है आप 0 0 सेट कर पाते हो। हमने कंटेनर को बोला 400 400 पोजीशन रिलेटिव, बैकग्राउंड कलर येलो। हमने एनिमेट को बोला विड्थ हाइट इतना रहेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड बैकग्राउंड कलर रेड। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट, एनिमेशन कोड। जावास्क्रिप्ट एनिमेशन आर डन बाय प्रोग्रामिंग ग्रेजुअल चेंजेस इन एन एलिमेंट स्टाइल। द चेंजेस आर कॉल्ड बाय अ टाइमर। सो व्हेन द टाइमर इंटरवल इज स्मॉल द एनिमेशन लुक्स कॉन्टिन्यूस। द बेसिक कोड इज, हमने यहाँ पर लिखा है ID इक्वल टू सेट इंटरवल, फ्रेम हमने यहाँ पर नेम रखा और वैल्यू क्या है 5। अब ये क्या है, फ्रेम हमारा फंक्शन है, ठीक है। फ्रेम क्या है, फंक्शन है हमारा। इफ टेस्ट फॉर फिनिश्ड, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्लियर इंटरवल, जो भी हमारी आईडी है, ठीक है। तो आईडी इक्वल टू क्या है, सेट इंटरवल, तो हमने इसको क्या कर दिया क्लियर। एल्स कोड टू चेंज द एलिमेंट स्टाइल, ये हमारा सिंटेक्स है। तो चलिए इधर देखेंगे, क्रिएट द फुल एनिमेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। हमारे पास एक फंक्शन है माई मूव, आईडी की वैल्यू डिफॉल्ट है नल। हमने एक एलिमेंट बनाया अपना कांस्टेंट, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में हमने एनिमेट को कॉल कर दिया। पोजीशन उसका रखा हमने 0। क्लियर इंटरवल में हमने आईडी को पास कर दिया है। आईडी की वैल्यू में हमने लिखा सेट इंटरवल फ्रेम, हर आधे सेकंड पर हमारा एनिमेशन होगा। 5 मतलब 500 मिली सेकेंड्स, ठीक है। फंक्शन फ्रेम, इफ पोजीशन 2 टाइम इक्वल टू 350, तो इंटरवल क्या है वो खत्म हो जाए, क्लियर हो जाए। तो क्लियर होगा तो क्या होगा, आईडी जो हमारी है वो हमारा क्लियर। एल्स जब तक नहीं होता पोजीशन की वैल्यू में प्लस प्लस का इंक्रीमेंट होता रहे। तो एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट टॉप पोजीशन जो भी हमारी उस वो पिक्सल में ऐड होती जाएगी, 5555 उसमें ऐड होता जाएगा। तो चलिए चला के देखेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे और जैसे वो 350 पर पहुंच गया तो आपका स्टॉप हो गया। तो एक बेसिक सा एग्जांपल करके देख लेना। नेक्स्ट है DOM इवेंट्स। HTML DOM allows JavaScript to react to HTML events. So reacting to events, a JavaScript can be executed when an event occur. Like when a user clicks on an HTML element. To execute code when a user click on an element, add JavaScript code to an HTML event attribute. So on click इक्वल टू जो भी आपका JavaScript फंक्शन है वो आप यहाँ पर पास कर सकते हो।
So example of HTML events: when a user clicks the mouse, when a web page has loaded, when an image has been loaded, when the mouse moves over an element, when an input field is changed, when an HTML form is submitted, when a user strokes a key, जैसे Control C, this is a keystroke. So in this example, the content of the H1 element is changed when a user clicks on it. So ये हमारा डॉक टाइप पूरा हमने डिफाइन किया. H1 पर हमने लिखा है ऑन क्लिक दिस डॉट इनर HTML. जो H1 है इस पर लिखा है क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट. जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये रिप्लेस होगा उप्स. ठीक है, हमने क्या लिखा दिस डॉट इनर HTML, यानी कि इसकी हम बात कर रहे हैं. हम इस बार गेट नहीं कर रहे, डायरेक्ट बोल रहे हैं सेल्फ के पे चलेगा ये. तो जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से, तो ये क्या हुआ ऑन क्लिक. इन दिस एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड फ्रॉम द इवेंट हैंडलर. तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया, चेंज टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और हमने एक पैरामीटर सेट किया आईडी को हमने बोला आईडी डॉट इनर HTML उप्स हो जाए. तो जैसे आप चेंज टेक्स्ट दिस लिखोगे तो ये क्लिक ऑन दिस करते ही आपका उप्स में रिप्लेस हो जाएगा. ये दूसरा तरीका सेम काम करने का. वो भी ठीक है, हाँ वो भी ठीक है, और ये वाला तरीका भी आपका ठीक है. देखो इसका हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा एक्शन फायर करने होते हैं, मतलब जब मल्टी लाइन कोड होता है, और ये जब सिंगल स्टेटमेंट होता है तब हम लोग प्रेफर करते हैं. तो पहला वाला ऑप्शन हमने देखा यहाँ पर, ठीक है. ये दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने देखा यहाँ पर. अब हम देखते हैं HTML इवेंट एट्रीब्यूट्स. टू असाइन इवेंट्स टू HTML एलिमेंट्स यू कैन यूज इवेंट एट्रीब्यूट्स. assign an on click event to a button element. हमने जैसे लिखा बटन ऑन क्लिक डिस्प्ले डेट. तो जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे द टाइम इज, ये आ गया. इसमें कौन सा लॉजिक लगा, हमने यहाँ पर बटन क्लिक पर डिस्प्ले डेट को ट्रिगर कराया. डेमो के अंदर हमने रिजल्ट को डिस्प्ले करा दिया. ठीक है, तो डेमो के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ गया. नेक्स्ट, in the example above, a function named displayDate will be executed when the button is clicked. Next, assign events using the HTML DOM. The HTML DOM allows you to assign events to HTML elements using JavaScript. So assign a on-click event to a button element. हमने लिखा document.getElementById. ये बटन की आईडी है, my button dot on click display date फंक्शन को कॉल करो. जैसे आप क्लिक करोगे डेट डिस्प्ले हो जाएगी. अब यहाँ पर हम जाके देखें तो बटन की आईडी क्या है, माई बटन. ठीक है, तो इस बार हमें ऑन क्लिक वगैरह नहीं करना पड़ रहा है. ये डिस्प्ले डेट हमारा फंक्शन है जो हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है और वो वर्क कर रहा है. हाँ, जावास्क्रिप्ट को बहुत अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है. आपको जैसे तो मैंने आपको सारे सिनेरियो दिखा रहा हूँ, कल को ऐसा ना आप कंफ्यूज हो कि सर ने तो मैं ऐसा नहीं था, ये ऐसे कैसा हो रखा है यहाँ पर. हाँ हाँ, तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप कंफर्टेबल वैसा लिखो. So in the example of a function name displayDate is assigned to an HTML element with the ID myButton. The function will be executed when the button is clicked. बात करेंगे the onload and unload event. The onload and unload events are triggered when the user enter or leave the page. मतलब आपने कोई पेज ओपन किया तो हो गया onload, आपने बंद कर दिया तो हो गया unload. तो the onload event can be used to check the visitor browser type and browser version and load the proper version of the web page based on the information. The onload and unload event can be used to deal with cookies. So onload पर हम चेक कर रहे हैं cookies को, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या लिखा है, cookies are enabled. इसके पीछे लॉजिक लगा दिखा देता हूँ मैं आपको. नेविगेटर ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है कुकी, तो हमने लिखा नेविगेटर डॉट कुकी इनेबल्ड टू टाइम इक्वल टू ट्रू है या फॉल्स है. अगर ट्रू होगा तो इनेबल्ड आएगा, फॉल्स होगा तो डिसेबल्ड आएगा. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट द ऑन इनपुट इवेंट. द ऑन इनपुट इवेंट इज ओपन टू सम एक्शन व्हाइल द यूजर इनपुट डेटा. सो बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू यूज द इनपुट ऑन इनपुट टू चेंज द कंटेंट ऑफ एन इनपुट फील्ड. So input type text ID equal to है first name या full name, और on input पर हम क्या चाहते हैं, अपर केस हो जाए. ध्यान से देखना on input. तो अगर आप कीवर्ड का कैप्स लॉक ऑफ करके भी लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली कैपिटल में आ रहा होगा. जैसे आपने नोटिस किया पैन कार्ड की जब वेबसाइट पर आप जाते हो पैन नंबर जब लिखते हो या पैन नंबर कहीं भी आप लिखोगे जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है वो कैपिटल में आता है अपने आप.
तो वो कैसे होता है, इसी वजह से होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जाके अगर कुछ डिफाइन करूँगा, मैं अपना नेम अपना भी कैपिटल में मारा, जबकि मेरा कैप्स लॉक जो है वो ऑफ है, ठीक है, ऑन ऑफ कोई प्रॉब्लम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है दी ऑन चेंज इवेंट इज ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद वैलिडेशन ऑफ इनपुट फील्ड्स। सो बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू चेंज द ऑन चेंज, यानी कि दी अपर केस फंक्शन विल बी कॉल्ड व्हेन अ यूजर चेंज द कंटेंट ऑफ एन इनपुट फील्ड। तो इस बार हमने क्या लिखा, ऑन चेंज पर अपर केस आपका ट्रिगर होगा। मैं लिखा ए, तो जैसे मैंने टैप किया डेटा कैपिटल में हो गया, ठीक है, टैब लगाते ही कैपिटल हो जाएगा आपका डेटा, ये हुआ ऑन चेंज। फिर है माउस ओवर एंड माउस आउट इवेंट। द माउस ओवर एंड माउस आउट इवेंट्स कैन बी यूज्ड टू ट्रिगर अ फंक्शन व्हेन द यूजर माउस ओवर और आउट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट। सो हमने यहाँ पर एक डिप बनाया हुआ है, डिप पर मैं लिखा ऑन माउस ओवर एम ओवर दिस एंड ऑन माउस आउट एम आउट दिस, ठीक है। तो ये एम ओवर एम आउट यहाँ पर हमारे फंक्शन बने हुए हैं। हमने लिखा है स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर दिस, विड्थ इतना, हाइट इतना, पैडिंग इतना, और यहाँ पर लिखा है माउस ओवर मी, ठीक है, डिफॉल्ट। अब जब एम ओवर होगा तो लिखा है थैंक यू, जब माउस आउट हो जाए तो माउस ओवर मी फिर से आ जाए उसकी जगह पर। तो माउस ओवर पर हम चाहते हैं थैंक यू लिखा आना चाहिए, तो जैसे माउस जाएगा तो क्या लिखा रहा है थैंक यू, हटाते ही माउस ओवर मी, ठीक है। ओवर्स भी दे सकते हैं ना, हाँ, तो माउस ओवर से भी सेम काम। तो माउस ओवर मतलब होवर ही होता है, लेकिन वो वाला होवर से नहीं चलेगा ये जो आप सोच रहे हो। नहीं, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो ना, वो फिर सीएसएस वाला पार्ट हो गया है ना। तो जावास्क्रिप्ट में ये अप्रोच है। फिर अगर आप वहाँ पर चाहोगे कि ऐसा कुछ हो तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जो भी आपका क्लास का नेम है उस पर आप लिखेंगे होवर, सुडो होवर, और कंटेंट इक्वल टू इन्वर्टेड कोड में जो मैसेज आप लिखना चाहते हो थैंक यू वगैरह वो आप वहाँ डालोगे। फिर है द ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप एंड क्लिक इवेंट। द ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप, ऑन क्लिक इवेंट्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ अ माउस क्लिक। ये सब माउस पे चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट, व्हेन अ माउस बटन इज क्लिक द माउस डाउन इवेंट इज ट्रिगर्ड, एंड देन व्हेन द माउस बटन इज रिलीज, मतलब मैंने दबाया और छोड़ा, दिस इज कॉल्ड रिलीज। द माउस अप इवेंट इज ट्रिगर्ड फाइनली when the mouse click is completed the on click event is triggered। इस बार हम लोग on mouse down, on mouse up दोनों चीज़ों को देख रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई हमारा कलर जो बैकग्राउंड का चेंज है, यहाँ पर लिखा है रिलीज मी और उसके बाद में थैंक यू हो जाए। देखो क्लिक में लिखा रहे, यहाँ पे माउस लेके कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने दबाया तो क्या लिखा रहा है रिलीज मी। जब मैं बटन से माउस उठाऊंगा, अपना बटन से उंगली उठाऊंगा तो थैंक यू लिखा रहा है, ठीक है। अब देखो क्लिक में नहीं आ रहा ना, क्लिक में सबसे पहली बार आएगा, ठीक है। क्लिक किया, रिलीज मी, छोड़ दिया, थैंक यू, इस तरह से। तो इसी तरह से और भी कुछ एग्जांपल्स, जैसे ऑन माउस डाउन एंड ऑन माउस अप। तो चेंज एन इमेज व्हेन अ यूजर होल्ड डाउन द माउस बटन। हमने ओपन किया एग्जांपल, यहाँ आएंगे, मैं बटन दबा के रखूँगा, बल्ब ऑन रहेगा लाइट का, जैसे ही छोड़ दूंगा बंद हो जाएगा। तो इसमें इमेज का SRC चेंज हो रहा है। ऑन लोड, जैसे पेज ओपन होगा, दिस मैसेज वॉज ट्रिगर्ड फ्रॉम द ऑन लोड इवेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑन लोड लगा हुआ है आपका बॉडी के अंदर। हाँ, ऑन फोकस, जब आप फोकस करेंगे तो आपका फील्ड का कलर चेंज हो गया। जैसे आप टैप कर देंगे या बाहर क्लिक कर देंगे तो ये चेंज होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग लॉजिक और लगा सकते हैं। फिलहाल इसमें चेंज का लॉजिक लगा हुआ है, ऑन फोकस, कलर डिफरेंट, और जब लोग किसी दूसरे फील्ड में जाए तो ये ग्रीन कलर में सक्सेस में रिटर्न हो जाए। माउस इवेंट, तो देखो माउस ओवर दिस टेक्स्ट रेड हो गया, हटाया तो नॉर्मल हो गया। तो इस तरह की चीज़ें। बात करेंगे इवेंट लिसनर। द ऐड इवेंट लिसनर मेथड ऐड एन इवेंट लिसनर दैट फायर व्हेन अ यूजर क्लिक अ बटन। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने आईडीज की हेल्प से बटन को फैच किया। हमने इस पर इवेंट लगाया अपना कि भाई क्लिक, और इस पर डिस्प्ले डेट को रन कर दो। तो देखो ध्यान रखना, जब भी आप ऐड इवेंट लिसनर का इस्तेमाल करोगे ऑन नहीं आएगा, ओनली आपको ऑन के आगे का लिखना है। जैसे माउस ओवर है तो माउस ओवर लिख दो, ऑन माउस ओवर नहीं आएगा। और ये आपका देखो क्लिक पर काम कर रहा है, कुछ नया नहीं है। हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले डेट, उसको हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। किस पर कॉल कराया? क्लिक पर कराया। बटन सिर्फ आईडी से चल रहा है अपना। नेक्स्ट,
The add event listener method attach an event handler to the specified element. The add event listener method attach an event handler to an element without overwriting existing event handler. You can add many event handlers to one element, यानी कि on mouse over, on mouse down, on mouse up सब लिख सकते हैं. You can add many event handlers of the same type of one element. Example, to click event. You can add event listener to any DOM object, not only HTML element. Example, the window object. The add event listener method makes it easier to control how to event reacts to bubbling. When using the add event listener method, the JavaScript is separated from the HTML markup for better readability and allows you to add event listener even when you do not control the HTML markup. So you can easily remove an event listener by using the remove event listener method. तो चलिए सिंटैक्स देखते हैं यहाँ पर. एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर इवेंट फंक्शन यूज कैप्चर. ठीक है, तो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी. ठीक है, एड इवेंट लिसनर जैसे हमने भी ऊपर देखा यहाँ पर. सो द फर्स्ट पैरामीटर is the type of event like click या mouse down or any other HTML DOM event. The second parameter is a function we want to call when the event occur. The third parameter is a boolean value specifying whether to use event bubbling or event capturing. This parameter is optional. ये लगाने की जरूरत नहीं होती है. So note that you do not use the on prefix for the event. Use click instead of on click. ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले. ऑन नहीं आएगा. एड एन इवेंट हैंडलर टू एन एलिमेंट. तो हम लोग एग्जांपल देखेंगे. अलर्ट हेलो वर्ल्ड व्हेन द यूजर क्लिक ऑन एन एलिमेंट. सो हमने लिखा एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक फंक्शन. हमने बनाया, अलर्ट किया हेलो वर्ल्ड. यहाँ से रन करेंगे, क्लिक करेंगे, हेलो वर्ल्ड आपको रिटर्न आ रहा है. कोड में आएंगे, हमारा आईडी है बटन. हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिसनर क्लिक फंक्शन. हमने डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं. एड मैनी इवेंट हैंडलर्स टू द सेम एलिमेंट. ठीक है, तो द एड इवेंट लिसनर मेथड अलाउज यू टू एड मैनी इवेंट्स टू द सेम एलिमेंट विदाउट ओवरराइटिंग एग्जिस्टिंग इवेंट. सो एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक माई फंक्शन. एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक माई सेकेंड फंक्शन. मतलब मैं एक ही बटन पे दो फंक्शन कॉल करा रहा हूँ. मैंने क्लिक किया हेलो वर्ल्ड, फिर हमने ओके क्या लिखा है, द फंक्शन वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड. क्या हो रहा है जरा पीछे आएंगे कि नज़र डालेंगे. मेरे पास बटन एक ही है. हमने लिखा x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी बटन, यानी कि दोनों में माई बटन आ गया. माई बटन डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक माई फंक्शन. माई बटन डॉट एड इवेंट लिसनर सम अदर फंक्शन. तो मैंने दो फंक्शन इस तरह से पास किए और दोनों एक के बाद एक मेरे कॉल हो रहे हैं. सो यू कैन ऐड इवेंट्स ऑन डिफरेंट टाइप्स टू दिस सेम एलिमेंट. जैसे मैं चाहता हूँ माउस ओवर पर कुछ और हो, क्लिक पर कुछ और हो, माउस ओवर पर कुछ और हो, बट एलिमेंट एक ही है. तो आप यहाँ देखेंगे रन एग्जाम्पल, माउस ओवर हो गया, माउस आउट हो गया, क्लिक करूँगा तो क्लिक भी लिखा आ रहा है. तो ये चेक करा रहा हूँ जस्ट खाली कि कौन सा इवेंट आपका ट्रिगर हो रहा है इसके अंदर, है ना. हाँ बिल्कुल. नेक्स्ट है एड एन इवेंट हैंडलर टू द विंडो ऑब्जेक्ट. द एड इवेंट लिसनर method allows you to add event listener on any HTML DOM object such as HTML elements, the HTML document, the window object or other objects that supports events like the XML HTTP request object. So add an event listener that fires when a user resizes the window. हमने लिखा window dot add event listener on resize फंक्शन जो है वो वहाँ पर ट्रिगर होगा और आपका डेमो के अंदर मैटर चेंज हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा, सम टेक्स्ट. तो यहाँ पर हम लोग रिसाइज करते हैं तो देखो क्या लिखा रहा है हमारा वैल्यू. तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, हमने जाके पीछे लिखा मैथ डॉट रैंडम. तो जितनी बारी पेज आपका रिसाइज होगा रैंडम नंबर आपका जनरेट होगा. है ना. एग्जाम्पल. नेक्स्ट है पासिंग पैरामीटर्स. व्हेन पासिंग पैरामीटर्स वैल्यू
use an anonymous function that calls the specified function with the parameters. एलिमेंट का वट एवर जो भी नेम है, एड इवेंट लिसनर क्लिक फंक्शन, हमने लिखा माई फंक्शन P1 एंड P2, और ये दो हमारे P1 मतलब P1 मतलब पैरामीटर 1 पैरामीटर 2। तो हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पर 35 में रिटर्न आ रहा है। वो 35 क्यों आ रहा है? हमने लिखा है यहाँ पर P1 की वैल्यू है 5, P2 की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा माई फंक्शन A कॉमा B, A मल्टीप्लाई B कर दिया हमने, और माई फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल कर रखा, P1 P2 की डेटा इसको यहाँ से दे दिया, तो आपका 5 7 35 आपको इस तरह से रिटर्न आ रहा है। बात करेंगे इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है। देयर आर टू वेज ऑफ इवेंट प्रोपगेशन इन द HTML DOM, बबलिंग एंड कैप्चरिंग। Event propagation is a way of defining the element order when an event occurs. If you have a P element inside a div element and the user clicks on the P element, which element's click event should be handled first? So in bubbling, the innermost element event is handled first and then the outer, the P element click event is handled first and the div element click event. Capturing में क्या होगा? The outermost element event handled first and then the inner the div elements click event will be handled first, then the P element click event. So with the add event listener method you can specify the propagation type by using the use capture parameter. तो जो ऑप्शनल था ना, अब उसका यूज आएगा आपका। The default value is false, which will use the bubbling propagation. When the value is set to true, the event uses the capturing propagation. यानी कि तो हम लोग यहाँ पर true के साथ देखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल यू प्रेस करके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर हम लोग इसको समझ लेते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा डिव है, उसके अंदर H2 उसके अंदर पैराग्राफ है। इस तरह से मेरा सेम कॉपी है, देयर इज़ नो चेंज, बस इसका P1 है इसका P2 है। हम P1 पर जा रहे हैं, हम यहाँ पर क्लिक का यूज़ करेंगे, फंक्शन हमने अपना पास किया, वैल्यू को हमने क्या रखा है फॉल्स, इस पर क्या रखा है ट्रू, ठीक है। तो चलिए पहले वाले एग्जांपल में आते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्या लिखा रहा है? यू क्लिक दी ऑरेंज एलिमेंट, और यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, क्या लिखा रहा है? यू क्लिक दी वाइट एलिमेंट, इस पर क्या फॉल्स है। तो जब मैंने व्हाइट को क्लिक किया तो उसके बाद में मेरा ऑरेंज वाला ट्रिगर हुआ। देखो ध्यान से देखो, ऑरेंज को क्लिक किया तो ऑरेंज चला, लेकिन अगर व्हाइट को क्लिक किया तो पहले इनसाइड चला फिर आउटसाइड चला। इस बार क्या होगा? जब मैं व्हाइट पर क्लिक करूंगा तो ऑरेंज पहले क्लिक हुआ फिर व्हाइट क्लिक हुआ। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ऑरेंज चला और रुक गया। तो दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है? इस फॉल्स वाले में व्हाइट पहले ट्रिगर हो रहा है देन ऑरेंज ट्रिगर हो रहा है, ट्रू वाले में ऑरेंज पहले ट्रिगर हो रहा है देन व्हाइट ट्रिगर हो रहा है, जबकि मैं व्हाइट पर ही क्लिक कर रहा हूँ। This is called event bubbling. तो आप किसको पहले क्लिक कराना चाहते हो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स की हेल्प से। नेक्स्ट, द रिमूव इवेंट लिसनर मेथड। द रिमूव इवेंट लिसनर मेथड रिमूव इवेंट हैंडलर्स दैट हैव बीन अटैच्ड विद द ऐड इवेंट लिसनर मेथड। हम यहाँ लिखेंगे एलिमेंट डॉट रिमूव इवेंट लिसनर माउस मूव माई फंक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं माउस मूव करने पर ये चीज़ें काम कर रही हैं, बट मैं रिमूव पर क्लिक करूँ अब देखो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने माउस मूव को बंद कर दिया इसके अंदर। तो इसके कोड पर आते हैं, हमने यहाँ पर क्या लिख रखा? मैथ डॉट रैंडम, और ये माई फंक्शन जो है वो किस पर काम कर रहा है? माउस मूव पर। हमने रिमूव हैंडलर को जो है वो रन कराया, क्या बोला? रिमूव इवेंट लिसनर माउस मूव और माई फंक्शन को बंद कर दो। तो क्या होगा? जब आप इस बटन को दबाएंगे रिमूव हैंडलर तो ये आपका वर्क करेगा, और जो ये एक्टिव था ये आपका बंद हो गया, ठीक है। तो दोबारा देखिए, अगर मैं माउस मूव करता हूँ तो ये काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर डिफाइन किया है। जैसे रिमूव पर क्लिक कर देंगे अब डेटा कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, DOM navigation. With the HTML DOM, you can navigate the node tree using node relationships. DOM nodes. According to the W3C HTML DOM standard, everything in an HTML document is a node. So the entire document is a document node. Every HTML element is an element node.
The text inside HTML elements are text node. Every HTML attribute is an attribute node which is deprecated. All comments are comments node. यानी कि जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो उसका नोड है. तो ये पूरा पेज है तो ये डॉक्यूमेंट नोड है. अगर किसी एलिमेंट की बात हो रही तो वो एलिमेंट नोड है. ठीक है, इस तरह से. तो स्ट्रक्चर क्या था डोम का? डॉक्यूमेंट, रूट एलिमेंट में आपका हेड और बॉडी, फिर उसके अंदर हेड में टाइटल और उसका टाइटल की वैल्यू, बॉडी के अंदर कुछ भी मैटर हो सकता है, जरूरी नहीं यही हो. ठीक है. सो विद द HTML DOM all node in one node tree can be accessed by JavaScript. मैं किसी को भी पकड़ सकता हूँ JavaScript की हेल्प से. So in a node tree the top node is called the root node. ये root node हुआ मेरा. Every node has exactly one parent. यानी कि अगर मैं बात करूँगा HTML तो इसका नोड हो गया डॉक्यूमेंट. अगर मैं हेड की बात करूँगा उसका नोड हो गया HTML. अगर मैं टाइटल की बात करूँ उसका पेरेंट क्या हो गया? हेड. अ नोड कैन हैव अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, तो बॉडी में कोई लिमिट थोड़ी ना, हम डिव के अंदर कितने मर्जी डिव बनाते हैं. सिबलिंग्स, ब्रदर और सिस्टर्स आर नोड्स विद द सेम पेरेंट. सो एग्जाम्पल, HTML ओपन हुआ, क्लोज हुआ, हेड अपना बना, बॉडी अपना बना, तो ये HTML के दो नोड हो गए. ठीक है, हेड का नोड हुआ टाइटल, बॉडी का नोड हुआ H1 एंड P. तो रूट एलिमेंट क्या है? HTML. ठीक है, अब ये क्या हो गया? पेरेंट नोड हो गया. किसका? फर्स्ट चाइल्ड क्या हुआ? हेड. लास्ट चाइल्ड क्या हुआ? बॉडी. भाई हेड और बॉडी के अंदर तो सारा काम चल रहा होता है. बॉडी जो एंड यूजर देख सकता है, बॉडी जो इन्फॉर्मेशन के लिए, हेड जो इन्फॉर्मेशन के लिए यूज होता है. ठीक है, तो इन दोनों का पेरेंट कौन है? ये रूट HTML. ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये लास्ट चाइल्ड है. अब अगर नीचे चलते हैं तो नेक्स्ट सिबलिंग है, अगर ऊपर चलते हैं तो प्रीवियस सिबलिंग. सो चाइल्ड नोड्स टू HTML आर सिबलिंग्स टू ईच अदर. तो समझेंगे यहाँ पर, फ्रॉम द HTML above you can read HTML is a root node. HTML has no parent. अगर इसका पेरेंट होता तो डॉक टाइप होता, फिलहाल जो कि नहीं है. HTML is the parent of head and body. HTML is the first child, sorry, head is the first child of HTML and body is the last child of HTML. तो HTML का फर्स्ट चाइल्ड हेड है, लास्ट चाइल्ड बॉडी है. एंड head has one child which is title. Title has one child, a text node DOM tutorial एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से. Body has two children H1 and P जो कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं. H1 has one child DOM lesson 1 जो कि यहाँ लिखा हुआ है. Paragraph has one child hello world which is mentioned here. ठीक है, and H1 and P both are sibling of, ठीक है, body. तो ये इसके अंदर आ गया. So navigating between nodes, so you can use the following node properties to navigate between nodes with JavaScript. Parent node, child node यानी कि node number, first child, last child, next sibling, previous sibling. यानी कि अगर मुझे इससे ऊपर जाना है तो previous sibling हो गया, अगर मुझे body से ऊपर जाना है तो ये इसका previous sibling हो गया. समझ गए? इस तरह से. तो child node and node value. A common error in DOM processing is to expect an element node to contain text. So example, टाइटल जिसकी आईडी है डेमो, हमने लिखा डोम एग्जाम्पल. द एलिमेंट नोड टाइटल इन द एग्जाम्पल वर्ब डज नॉट कंटेन टेक्स्ट. सो इट कंटेन्स अ टेक्स्ट नोड विद द वैल्यू डोम एग्जाम्पल. द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट नोड कैन बी एक्सेस बाय द नोड्स इनर प्रॉपर्टी. सो माई टाइटल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML. ठीक है, सो एक्सेसिंग द इनर HTML प्रॉपर्टी इज द सेम एज एक्सेसिंग द नोड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड. तो आप लिख सकते हैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट नोड वैल्यू. तो फर्स्ट चाइल्ड मतलब टाइटल हेड टैग हो गया और नोड वैल्यू क्या है वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर. सो एक्सेसिंग द फर्स्ट चाइल्ड कैन ऑल्सो बी डन लाइक दिस. आप यहाँ लिख सकते हैं चाइल्ड नोड और नोड की वैल्यू क्या है. तो तीन अलग अलग मेथड्स आप देख रहे हैं, ऐसे एक्सेस किया जा सकता है. So all the three following example retrieves the text of an H1 element and copies into a P element. So जैसे कि ये हमारा यहाँ पर कुछ लिखा ID1, ID2 और हम यहाँ लिख रहे हैं ID2 के अंदर क्या डाल दो? ID1 को. तो 1 का जो डेटा माई फर्स्ट पेज वो 2 में भी आ जाएगा. इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड नोड वैल्यू, तो भी आपका रिजल्ट सेम आएगा. इसी तरह हम लोग तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी चाइल्ड नोड 0 नोड वैल्यू
सेम रिजल्ट आपको इसका भी देखने में। तो आपके पास 3 अप्रोच है, जो आपको आसान लगता हो, जो समझ में आता हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। Inner HTML, in this example we use an inner HTML property to retrieve the content of an HTML element. However, learning the other methods above is useful for understanding the tree structure and the navigation of the DOM. DOM root nodes. There are 2 special properties that allow access to the full document, document.body, the body of the document, document.document element, the full document. So डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में हमारे क्या लिखा, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डोम डिस्प्लेइंग डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। मैं बोलता हूँ भाई डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल में ये जो मैटर ये पास कर दो किसके अंदर, डेमो के अंदर। अब आपको डबल दिखाई देगा लिखा, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, इस तरह से। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल, इसका भी आउटपुट आप सेम देख पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर नोड नेम प्रॉपर्टी, स्पेसिफाइज द नेम ऑफ अ नोड। Node name is read only. Node name of an element node is the same as the tag name. Node name of an attribute node is the attribute name. Node name of a text node is always id text, and node name of the document node is always DOM. So यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे पास एक और एग्जाम्पल अवेलेबल है। My first page ID 01 ID 02, हमने यहाँ पर लिखा इनर HTML में नोड नेम को प्रिंट कर दो। अब आप यहाँ देखोगे क्या नेम आ रहा है इसका, H1। सो नोड नेम ऑलवेज कंटेन द अपर केस टैग नेम ऑफ एन HTML एलिमेंट, दैट्स व्हाई मुझे H1 कैपिटल में दिखाई दे रहा है। ये कैपिटल ही आएगा, स्मॉल में नहीं आएगा। ठीक है। द नोड वैल्यू प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ अ नोड। सो नोड वैल्यू फॉर एलिमेंट नोड्स इज नल। नोड वैल्यू फॉर टेक्स्ट नोड्स इज द टेक्स्ट इटसेल्फ। Node value for text for attribute nodes is the attribute value. तो चलिए नोड टाइप की बात करेंगे। नोड टाइप प्रॉपर्टी इज रीड ओनली, इट रिटर्न्स द टाइप ऑफ अ नोड। सो हम यहाँ पर टाइप ऑफ नोड पता करना चाह रहे हैं किसका, 1 का। तो क्या लिखा रहा है 1, मतलब H1 है वो। ठीक है। सो इसी तरह से आपके पास ऑप्शन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोड टाइप प्रॉपर्टीज आर, जैसे एलिमेंट नोड 1 यानी कि H1 क्लास हेडिंग अरीना एनिमेशन, एट्रीब्यूट नोड 2 यानी कि क्लास इक्वल टू हेडिंग विच इज डेप्रिकेटेड, टेक्स्ट नोड 3 अरीना एनिमेशन। ठीक है। कमेंट अंडरस्कोर नोड 8, डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर नोड 9 एंड डॉक्यूमेंट टाइप नोड 10। तो ये टाइप है आपके अलग अलग 1 2 3 8 9 10 जो आपको रिटर्न आते हैं। सो टाइप 2 विच इज डेप्रिकेटेड इन द HTML DOM बट वर्क्स इफ इट इज नॉट डेप्रिकेटेड इन द XML DOM। तो ये आपके पास डोम की प्रॉपर्टी आ गई। नंबर 12 पर आएंगे, डोम नोड्स, एडिंग एंड रिमूविंग नोड्स HTML elements. To add a new element to the HTML DOM, you must create the elements node first and then append it to an existing element. So हमने यहाँ पर एक div बनाया हुआ जिसकी ID क्या है, div1, उसके अंदर पैराग्राफ है P1 and P2, जिसमें this is a paragraph, this is another paragraph। अब हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कांस्टेंट पैरा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट का नेम क्या है P। हम एक और पैराग्राफ बनाना चाह रहे हैं। हमने कहा कांस्टेंट नोड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, दिस इज न्यू, यानी कि ये P के अंदर लिखा जाएगा, ये नया बना है। देन पैरा डॉट अपेंड चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर नोड को हमने कॉल कर देना है। कांस्टेंट एलिमेंट हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है div1, उसी के अंदर हमें डालना है एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड इक्वल टू पैरा। और आप देखेंगे उसी डिव के अंदर हमारा एक और पैराग्राफ ऐड हो गया, दिस इज अ न्यू। कंट्रोल यू प्रेस करके देखें तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं है क्योंकि वो रन टाइम पर आया। तो इंस्पेक्ट अगर मैं करूँगा तो मुझे दिखाई देगा, ये देखिए div ID 1 के अंदर थर्ड पैराग्राफ, दिस इज न्यू। तो डायनामिकली ऐड हुआ है आपको। एग्जाम्पल समझ लो, दिस कोड क्रिएट अ न्यू P एलिमेंट, इसकी हेल्प से न्यू P एलिमेंट बन रहा है। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट। To add text to the P element, you must create a text node first. This code creates a text node. ठीक है, जिसपे लिखा है this is new. ठीक है, then you must append the text node to the P element. तो हमने अब लिखा para dot append child, और child के अंदर node को हमने पास कर दिया। Finally, you must append the new element to an existing element. This code finds an existing element which is div1,
जो हमने यहाँ पर किया, और एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड में हमने पैरा को कॉल करा दिया। ठीक है, बात करेंगे क्रिएटिंग न्यू HTML एलिमेंट्स इंसर्ट बिफोर। द अपेंड चाइल्ड मेथड इन द प्रीवियस एग्जांपल अपेंडेड द न्यू एलिमेंट एज द लास्ट चाइल्ड ऑफ द पेरेंट, यानी कि इस डिव के बाद में, मतलब इस डिव के अंदर सेकंड पैराग्राफ के बाद में मेरा ऐड हुआ। मैं चाहता हूँ पहले आए। ठीक है, इंसर्ट बिफोर, तो आप क्या लिखेंगे, एलिमेंट डॉट इंसर्ट बिफोर पैरा चाइल्ड। इस और कुछ चेंज नहीं करना आपने। तो क्या होगा, अब जो लाइन ऐड होगी सबसे ऊपर आएगी, बस इतना लिखने से, एलिमेंट डॉट इंसर्ट बिफोर। पहले वाले में क्या था, एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड की जगह आपने क्या प्लस लगाना है, एलिमेंट डॉट इंसर्ट बिफोर पैरा, ठीक है, और चाइल्ड इज अ कंटेनर। ठीक है, इससे ऊपर P1 से ऊपर डालना है, हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, बिटवीन का नहीं, तो उसमें आप यहाँ पर फिर वो डाल दोगे कि भाई जैसे आपका आईडी मत बताओ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और फिर उसके बाद आप बता दो कि P0 के बाद में, 1 के बाद में, 2 के बाद में, उस तरह से आप कर सकते हो। रिमूविंग एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट्स, टू रिमूव एन HTMल एलिमेंट यूज द रिमूव मेथड। तो मेरे पास जैसे कि आप डिम में देख सकते हो 2 पैराग्राफ है, P1 P2। मैंने लिखा कॉन्स्टेंट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी P1 एलिमेंट रिमूव। एलिमेंट इज अ वेरिएबल नेम, तो आप यहाँ जैसे रिमूव करेंगे एक एलिमेंट आपका रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल एक्सप्लेन, द HTML document contains a div element with 2 child node, 2p element. So constant element document dot get element by id P1, ठीक है, then execute the remove method, element variable name dot remove, हमने यहाँ पर ट्राई किया। The remove method does not work in older browser, ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। रिमूव चाइल्ड हमें वहाँ पर यूज़ करना होगा पुराने में। नए वाले वर्जन में हम रिमूव से काम चला लेते हैं, पुराने वर्जन में रिमूव चाइल्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिमूविंग अ चाइल्ड नोड। फॉर ब्राउजर दैट डज नॉट सपोर्ट द रिमूव मेथड, यू हैव टू फाइंड द पेरेंट नोड टू रिमूव एन एलिमेंट। सो पहले हमें पेरेंट को बताना पड़ेगा डिव, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसके अंदर से P1 को डिलीट कर सकते हो। मॉडर्न में हमें ये नहीं करना पड़ता। सो इसमें आपने पेरेंट को निकाला, फिर चाइल्ड को निकाला, फिर लिखेंगे पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, फिर चाइल्ड का नेम क्या है, तो आपका चाइल्ड वाला पार्ट रिमूव होगा उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूव चाइल्ड एलिमेंट एंड दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज अ पैराग्राफ रिमूव हो चुका है हमारा। ठीक है, तो ये भी सेम वही चीज़ है। रिप्लेसिंग HTML एलिमेंट, अगर आप अपने HTML एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहते हो, टू रिप्लेस एन एलिमेंट टू द HTML डोम यूज द रिप्लेस चाइल्ड मेथड। भाई मुझे किसी को किसी और से रिप्लेस करना है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो डिव है हमारे पास जिसमें दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। हमने लिखा कांस्टेंट पैरा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट P, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट, दिस इज न्यू। मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने P1 का जो डेटा है उसको रिप्लेस करना है। तो जब आप रन करेंगे तो आपका दिस इज न्यू हो गया, वो जहाँ पर दिस इज अ पैराग्राफ था। नेक्स्ट, डोम कलेक्शन। The HTML collection object get element by tag name method returns an HTML collection object. An HTML collection object is an array like list collection of HTML elements. The following code select all P elements in a document. तो हमने लिखा my collection document dot get elements by tag name P. तो जितने P होंगे सबकी आपको लेंथ बता देगा कितने नंबर ऑफ P आपके पास अवेलेबल है। The elements in the collection can be accessed by an index number. To access the second paragraph elements you can write 1. 0 पर आपका फर्स्ट होगा, 1 पर आपका सेकंड होगा। सो रन करेंगे तो आपको यहाँ पर हेलो नॉर्वे देखो रिटर्न आ रहा है इस केस में। ठीक है, द इंडेक्स स्टार्ट ऑलवेज 0। HTML collection length. The length property defines the number of elements in an HTML collection. My collection dot length. तो उस कंडीशन में 3 पैराग्राफ आपके यहाँ पर ये बता रहा है इसमें अवेलेबल है। तो देखेंगे जैसे 1 2 3 हमने लिखा my collection dot length। तो ये my collection है क्या, हम my collection इज अ वेरिएबल जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम P। बस हम लोग माई कलेक्शन की लेंथ निकाल लें तो तीनों पैराग्राफ की लेंथ निकल के 3 हमें रिटर्न आ रही, 3 पैराग्राफ्स। नेक्स्ट, द लेंथ प्रॉपर्टी इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू लूप थ्रू द एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ ऑल P एलिमेंट्स।
हमने लिखा कांस्टेंट माई कलेक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम p, हमने लिखा फॉर लेट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन माई कलेक्शन डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। सो माई कलेक्शन में हमने i लूप को पास किया, स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू हमने क्या कर दिया रेड। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से तीनों का कलर क्या हो गया, रेड हो गया वन गो में। सो an HTML collection is not an array. An HTML collection may look like an array, but it is not. You can loop through the list and refer to the elements with a number just like an array. However, you cannot use array methods like value of, pop, push or join on an HTML collection. अभी हमने सब कहाँ पढ़े थे, array के अंदर पढ़े थे हमने सब, है ना। Next, JavaScript HTML DOM node list. The HTML DOM node list object is a list collection of nodes extracted from a document. A node list object is almost the same as an HTML collection object. Some older browser written a node list object instead of an HTML collection for methods like get elements by class name. All browser returns a node list object for the property child node. Most browser returns a node list object for the method query selector all. The following code select all p nodes in a document. हमने लिखा constant my node list document dot query selector all p. The element in the node list can be accessed by an index number. So to access the second paragraph node you can write my node list 1, और जब आप यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको हेलो नॉर्वे रिटर्न कर रहा है इस केस में। द HTML DOM लिस्ट लेंथ, तो ये भी आपका सेम वैसे ही काम करेगा। यहाँ से आप जाके इसकी लेंथ निकाल पाएंगे, जितनी लेंथ होगी वो आपको लेंथ रिटर्न आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। 3 पैराग्राफ इस तरह से आप लूप करा सकते हैं, ये भी आपका सेम काम करेगा। क्लिक करेंगे लूप करके डेटा चेंज होगा। द डिफरेंस बिटवीन एन HTML कलेक्शन एंड अ नोड लिस्ट, अ नोड लिस्ट एंड एन HTML collection is very much the same thing, क्योंकि हमें सेम ही आउटपुट मिला दोनों फाइल के अंदर। बट बोथ आर array like collection list or nodes element extracted from a document. The nodes can be accessed by index number, ठीक है, उसमें इंडेक्स नंबर की जरूरत नहीं होती। बोथ हैव अ लेंथ प्रॉपर्टी एंड रिटर्न्स अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट कलेक्शन। एंड HTML collection is a collection of document elements, ठीक है। तो ये है आपका डोम। नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करेंगे बोम, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। हाँ ये डोम, ठीक है। तो क्योंकि हमारा बीच में 12 तारीख को क्लास थी तो हमारा इतना गैप आ रहा था, तो हमने इसको कवर किया इस तरह से इसको। तो इस वीक में आपका बोम भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 19 को, क्योंकि बोम बहुत ही छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर स्क्रीन ऑब्जेक्ट आता है, लोकेशन ऑब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट आता है, नेविगेटर ऑब्जेक्ट आता है, इस तरह की चीज़ आपको मिलेगी। अगर किसी वेबसाइट में कैमरा डालना हो, ऑप्शन होता है फोटो लेने के लिए, हाँ देखो कैमरा आप नहीं डाल सकते हैं। कैमरा डालने के लिए आपको रिएक्ट के अंदर आना होगा, तब जाके पॉसिबल होता है। वो अलग चीज़ें होती हैं, वो हाई एंड चीज़ें आती हैं थोड़ी सी।